everyone. So without wasting time, today we're just going to start a new chapter of our syllabus, and that is respiration in organism. And this chapter is really very important for us because respiration is our life process. अगर respiration हमारे अंदर ना हो तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स के अंदर ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, अगर वो रिस्पायर नहीं करते हैं, अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस उनके अंदर परफॉर्म नहीं होता तो वो इस अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, और इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज से डील करने जा रहे हैं. गॉट इट? And before starting this chapter, we have to recall the previous chapter like digestive system. जो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे हमने देखा था कि फूड को हम लोग एनगल्प कर रहे थे और वो फूड हमारे एलिमेंट्री कैनल में एंटर हो रहा था और बहुत सारे ऑर्गेन्स, बहुत सारे ग्लैंड्स की सिक्रेशन से हमारा फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग इनगल्प कर रहे थे, वो सिंपलेस्ट फूड में डाइजेस्ट हो रहा था और बाद में एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू वो हमारे ब्लड में मिक्स हो रहा था और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वो पूरे सेल्स में जाके पहुंच रहा था. ठीक है, तो खाना खा रहे थे, उसका हमारा इंटेंशन था कि खाना से एनर्जी लाना, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि हम कॉम्प्लेक्स फूड को खा रहे थे और वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपलेस्ट फूड में ब्रेक हो रहा था और सारे सेल्स के पास जा रहा था. लेकिन उससे अभी तक एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ तक हमने पढ़ा था वहाँ हमने अभी तक फूड से एनर्जी डिराइव नहीं किए थे. हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में ब्रेक करके एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू सारे सेल्स के पास पहुंचा दिए थे. लेकिन उससे हमारा मेन इंटेंशन क्या था? उससे एनर्जी डिराइव करना, और वो चीज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं किया था. वही काम उस सिंपलेस्ट फूड से एनर्जी कैसे डिराइव होगा, वही चीज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो सिंपली जो सिंपलेस्ट फूड से एनर्जी डिराइव करने वाला प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं. और वो किसके हेल्प से होता है? तो वो आपका ऑक्सीजन का हेल्प से होता है. ओके, तो यही सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में, जो कि हमारा हेडिंग क्या है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू डू वर्क. We need energy to walk, run, etc. and even to sleep. No work is possible. No work is possible without energy. In earlier chapter, we have learnt that food give us energy. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो चीज मैंने आप लोगों को बताया वही चीज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है. यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है, सबको काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. वो काम कोई भी हो सकता है, एक्सटर्नल काम भी हो सकता है और इंटरनल काम भी हो सकता है. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होगी कि मैम एक्सटर्नल काम क्या होगा और इंटरनल काम क्या होगा. एक्सटर्नल काम, फॉर एग्जांपल जो मैं अभी बोल रही हूँ, मेरा अपने हाथ के मूवमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ. आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये जो, या फिर हम चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारा हमारा, ये सब क्या है? हमारा एक्सटर्नल वर्क है. और ये सारे वर्क को भी परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है. और अभी हम जिंदा हैं. क्यों जिंदा है? क्योंकि हम सांस ले रहे हैं. हमारा हार्ट बीट शो कर रहा है. अगर हार्ट बीट शो करना बंद हो जाएगा तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है. तो ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज आपका इंटरनल वर्क है और ये इंटरनल वर्क को भी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है. तो एक्सटर्नल वर्क, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये सारा एक्सटर्नल वर्क हुआ. कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, ये सब चीज एक्सटर्नल वर्क. तो इसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होता है
और प्लस हम सरवाइव है क्योंकि हमारे अंदर सारे लाइफ प्रोसेस रन कर रहा है। वो सारे प्रोसेस हमारा क्या है, वो सारा वर्क हमारा इंटरनल वर्क है और इस इंटरनल वर्क को परफॉर्म करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो चाहे एक्सटर्नल वर्क हो चाहे इंटरनल वर्क हो, सारा चीज कुछ भी करने के लिए इस अर्थ पे हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल्स में सिर्फ ब्रेक किए हैं, लेकिन हम उससे एनर्जी डिराइव नहीं किया है। वही एनर्जी डिराइव करने वाला काम हम लोग यहाँ इस चैप्टर में करेंगे। ओके, यही चीज आपको बोला गया कि कोई भी काम हो आपको एनर्जी चाहिए, चाहे आप वो टहल रहे हो, दौड़ रहे हो, इवन आप सो रहे हो, उस टाइम में भी आपको एनर्जी चाहिए होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप दौड़ रहे हो तो उस टाइम में थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है और सो रहे हो तो थोड़ा उसके कंपेयर में कम एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए ही होता है। ओके, नो वर्क इज पॉसिबल विदाउट एनर्जी। कोई भी काम पॉसिबल नहीं है बिना एनर्जी का। एनर्जी तो चाहिए भाई। ओके, इन अर्लियर चैप्टर वी हैव लर्न दैट फूड गिव अस एनर्जी। प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, क्लास 6 में, क्लास 7 में हमने, क्लास 5 में हमने पढ़ा है कि फूड से हमें क्या मिलता है, फूड से हमें एनर्जी मिलता है। Merely eating food not give us energy. All living organisms require to get energy from food. We breathe in containing oxygen, which is transported to all parts of the body and to all the cell. This oxygen helps in breakdown. Sorry, it is just overlapping here. I have to erase it. Oxygen helps in breakdown of food and release of energy. This is called respiration. यहाँ हम देखेंगे कि respiration हम किसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि barely eating food not give us energy. खाना सिर्फ हमें एनर्जी नहीं देता है, उसके साथ भी हमें बहुत सारे प्रोसेसेस करना पड़ता है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ खाना खा लिए तो हमें उससे एनर्जी नहीं मिलेगा। खाना खाने के बाद हमें रेस्पिरेशन फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके उस खाना से हमें एनर्जी मिलेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ हम खाना खा लिए और उससे हमें एनर्जी मिल गया, तो ऐसा नहीं होता है। उस खाना से एनर्जी डिराइव करने के लिए आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करना ही होगा, अदरवाइज आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ खाना आपको एनर्जी नहीं देता है। खाना से एनर्जी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेस्पायर करना होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस करना होगा। ओके, और हमें पता है कि हम ब्रीद करते हैं, हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही है ना ब्रीदिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जो आरबीसी जिसके ऊपर आपका हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और पूरी बॉडी के पार्ट्स में, पूरे सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। और हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में तोड़ा और उसको ब्लड के हेल्प से सारे सेल्स के अंदर हमने पहुंचा दिया था। फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन को हमारा ब्लड का जो हेमोग्लोबिन है वो बाइंड करेगा और पूरे सेल तक लेके चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे हर सेल में जो सिंपलेस्ट फूड होता है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, ये भी प्रेजेंट है। और रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब हम ब्रीदिंग किए तो ऑक्सीजन भी हमारा सारे सेल में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू चला गया। अब ये सेल के अंदर आपका ये जो ग्लूकोज है, दूसरे कलर से ग्रीन या, अब इस सेल के अंदर आपका ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होंगे
कंबाइन होंगे और ये जाके आपका एनर्जी का फॉर्मेशन करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी दैट इज नोन एज एटीपी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, मैंने यहाँ पे क्या बोला, हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में हर सेल में चला गया था भाई सिंपलेस्ट फूड। ओके, लेकिन उस फूड से हमें एनर्जी नहीं मिला था। एनर्जी डिराइव करने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना होता है। उसमें सबसे पहले हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से सारे सेल तक चला जाता है। ओके, तो अब हमारे सेल में सिंपलेस्ट फूड भी है और हमारे सेल में ऑक्सीजन भी है। अब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होंगे और ऑक्सीजन और ग्लूकोज के रिएक्शन की वजह से यहाँ क्या किस चीज की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन होगा दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज वर्क लाइक अ एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी। ओके, तो यही चीज आपको बोला गया है कि हम सांस लिए, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हुआ, सारे सेल में पहुंचा, वहां पे ऑक्सीजन के हेल्प से हमारा फूड ब्रेक होगा और उससे क्या मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हो, तो दिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन हेल्प्स इन अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन के हेल्प से सिंपलेस्ट फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी डिराइव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे ये फिगर में आपका देखो, आप एयर को इनहेल किए, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल किए, लंग्स में आया, लंग्स यहाँ से ब्लड सप्लाई आया, ऑक्सीजन को कंबाइन किया, पूरे सेल्स में, पूरे बॉडी के पार्ट्स में लेके जाता है। ये सब अब क्लास 10 में जाओगे ना तो वहाँ पे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, वहाँ पे एक सब टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे आप इसको डिटेल्स में देखोगे। ओके, अब देखिए ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो इस अर्थ पे प्रेजेंट सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, लेकिन मोड अलग होता है, तरीका अलग होता है। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि थोड़ा अलग तरीका से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं और कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि कुछ अलग तरीका से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन जनरली हमारा दो टाइप्स का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या है एक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to release a large amount of energy is called aerobic respiration. Carbon dioxide is released as a waste product. रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप्स का होता है, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को कंप्लीटली जो हमारा सिंपलेस्ट फूड होता है ग्लूकोज, उसको हम लोग कंप्लीटली ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि उससे हम लार्ज अमाउंट में एनर्जी को डिराइव कर सके, ताकि उससे हम लार्ज अमाउंट में एनर्जी को डिराइव कर सके। और इस टाइप्स के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ साथ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन हमारा दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है तो उसमें वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ताकि वो जब कंप्लीटली ब्रेक होगा तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम डिराइव कर सके। और हम डिराइव करते हैं और उसके साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ से रिलीज होता है। ओके, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। गॉट इट।
Aerobic next one the process of food in the okay ह्यूमन बींग. अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स के ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं. तो ह्यूमन बींग्स और जितने भी ग्रीन प्लांट है, ह्यूमन बींग्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, रैट, बहुत मतलब ह्यूमन बींग के साथ साथ बहुत ज़्यादा बहुत टाइप्स के एनिमल्स और उसके साथ साथ ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो कैसा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. ह्यूमन बींग, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ग्रीन प्लांट्स perform aerobically respiration. It means aerobic respiration. Okay? तो हमने anaerobic respiration देख लिया. अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि हम anaerobic respiration, इसको दूसरे कलर से, हम anaerobic respiration किसे बोलते हैं? What do you mean by anaerobic respiration? The process of breaking down of food in the absence of oxygen to release very small amount of energy is called anaerobic respiration. ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के लैकनेस में, उसके एब्सेंस में. ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो सिंपलेस्ट फूड हमारा ग्लूकोज होता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में. ठीक है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता है, वो पार्शियली ब्रेक होता है. और पार्शियली ब्रेक होने की वजह से वो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ही कम एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. ओके, कैसे कितना? तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम सिंपलेस्ट फूड ग्लूकोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक करवाने की कोशिश करते हैं. तो ऑक्सीजन के लैकनेस की वजह से वो पार्शियली ब्रेक होता है और पार्शियली ब्रेक होने की वजह से बहुत ही कम एनर्जी रिलीज करता है. एंड दिस इज नोन एज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक हुआ था और ज़्यादा एनर्जी निकला था. और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक हुआ था और कम एनर्जी निकला था. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म कर रहे थे. अब देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं. ईस्ट एंड बैक्टीरिया आर सम ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ एनारोबिकली. ईस्ट, ठीक है, ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग घर में भी यूज करते हैं. क्लास 8 में आप जाओगे तो फिर देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में. बैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि एनारोबिकली ब्रीथ करते हैं. एनारोबिकली ईस्ट बैक्टीरिया हमारे कैसे ब्रीथ करते हैं? एनारोबिकली. ओके, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए क्या क्या होता है. एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. हमने देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या था. एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड वहाँ पे हम लोग एनर्जी और वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका एक बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है और उसके साथ साथ वहाँ पे एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दोनों रिलीज होता है. ओके, तो कोई भी फैक्ट्री जहाँ पे एल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है, वहाँ पे यही वाला प्रोसेस यूज किया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, in human beings anaerobic respiration take place for very short time when body undergoes vigorous muscular activity during heavy exercise. Okay,
ह्यूमन बींग्स आपका जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन कभी कभी रेयरली क्या होता है, हमारा बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है। तो किस केस में हमारा बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी कंटिन्यूअस, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज, लाइक आप सडनली जिम जाना स्टार्ट कर दिए, जिम जाओगे तो आप बहुत सारी एक्सरसाइज करोगे, तो बहुत मस्कुलर एक्टिविटी आप सो करोगे। तो जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज वगैरह करने लगते हो, बहुत ज़्यादा रनिंग करने लगते हो, तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। उस टाइम ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और ज़्यादा एनर्जी की वजह से हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन को इंटेक करने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन को इंटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम में हमको बहुत ज़्यादा सफोकेशन टाइप्स का फील होने लगता है, और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है जितना ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होता है। तो इस वजह से वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स में भी कभी कभी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कब होता है, जब हम लोग मस्कुलर एक्टिविटी या सो करते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज में। ओके, due to in anaerobic respiration in muscles, lactic acid is produced because of the partial breakdown of glucose. Muscles cramps are caused due to accumulation of this lactic acid. अगर आप अचानक से जिम जाना मतलब जिम जा रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो दूसरे दिन आप देखना आपकी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, मसल्स पेन होने लगता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम में हैवी एक्सरसाइज के टाइम में हमारा बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी निकलता है, और ह्यूमन बींग्स के सेल में वहाँ पे एक लैक्टिक एसिड की भी फॉर्मेशन करवा देता है। लैक्टिक एसिड पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की वजह से आता है, ठीक है, और वही लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन हमारे मसल सेल में मसल्स क्रैम्प्स करवाते हैं। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत कम एनर्जी निकलता है, और साथ साथ में लैक्टिक एसिड, ह्यूमन बींग्स के केस में लैक्टिक एसिड की भी फॉर्मेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और वही लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन की वजह से, सेल के अंदर एक्युमुलेशन की वजह से मसल क्रैम्प्स आता है। ओके, जैसे मानो अब मतलब आपको रनिंग करने की आदत नहीं है, अचानक से आप रनिंग करने चलो, रनिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो उस टाइम में भी आपका मसल्स क्रैम्प होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस मसल सेल में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है, वही लैक्टिक एसिड आपका क्या करवाता है, यही लैक्टिक एसिड हमारा यहाँ पे मसल्स क्रैम्प करवाता है। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग मी। अब देखिए, अब ये जो पेन है, ये जो मसल क्रैम्प की वजह से जो पेन आता है, उस पेन से हम रिलीफ कैसे पाते हैं? तो ये चीज़ आप अपने घर में भी देखे होंगे कि आपको जब भी मसल क्रैम्प होता है तो आपकी मम्मी या फिर कोई भी क्या करता है, तो वहाँ पे हॉट वाटर से मसाज करता है। हॉट वाटर, गरम गरम पानी से वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, हॉट वाटर से वहाँ पे मसाज टाइप्स का किया जाता है, ताकि उस मसल क्रैम्प वाले पेन से हमें रिलीफ मिल पाए। तो ये चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है, हॉट वाटर बाथ और मसाज प्रोवाइड रिलीफ फॉर मसल क्रैम्प। हॉट वाटर से बात करवाना और मसाज हमें मसल क्रैम्प से रिलीफ थोड़ा देता है। ओके, एज दिस इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। इसके वजह से क्या होता है, जैसे आप गर्म पानी या मसाज करते हो तो ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन, ब्लड में ही ना ऑक्सीजन, ब्लड के थ्रू ना ऑक्सीजन ही हर सेल में जाता है, तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के इनफ अमाउंट में सप्लाई के वजह से जो पार्शियली ग्लूकोज ब्रेक होता है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करवाता है, वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मतलब लैक्टिक एसिड को हमारे मसल सेल से रिमूव कर देगा, तो हमें मसल क्रैम्प से रिलीफ मिल जाएगा। यही चीज़ बोला जा रहा है। देयरबाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन सप्लाई टू दिस मसल्स, द ऑक्सीजन ब्रिंग्स अबाउट complete breakdown of lactic acid to carbon dioxide and water। जैसे हम गर्म पानी डालते हैं या मसाज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है।
ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज होता है। तो जो ऑक्सीजन के लैकनेस की वजह से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुआ था, वो चीज़ की कमी वहाँ पे पूरा हो जा रहा है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जा रहा है तो वो लैक्टिक एसिड आपका जो ग्लूकोज जो पार्शियली ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड बनाया था वो कंप्लीटली ब्रेक होकर एनर्जी की फॉर्मेशन करवा देता है। इसका मतलब लैक्टिक एसिड हमारे मसल सेल से रिमूव हो जाते हैं और हमें इस मसल क्रैम्प से रिलीफ मिल जाता है। ओके, ऐसे हम लोग मसल क्रैम्प से रिलीफ पाते हैं। ओके, तो आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक करना ताकि उससे एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी डिराइव कर सके, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ प्रोसेस है, इसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। ये दो टाइप्स का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और एनर्जी को डिराइव करते हैं, जो कि आपका जनरली ग्रीन प्लांट, ह्यूमन बींग्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स परफॉर्म करते हैं। दूसरा हमने देखा एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक हो रहा था और बहुत कम एनर्जी निकल रहा था, साथ साथ में वेस्ट प्रोडक्ट में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी फॉर्मेशन करवा रहे थे। ह्यूमन बींग्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा था जब वो हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था। उस टाइम में क्या हो रहा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन उनके बॉडी में हो रहा था, कम एनर्जी निकल रहा था और उनके सेल में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें मसल क्रैम्प्स, मसल पेन हो रहा था। तो इससे रिलीफ पाने के लिए जहाँ पे मसल क्रैम्प हुआ वहाँ पे हम हॉट वाटर से बाथ करवाते हैं, मसाज करवाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। तो पार्शियली ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की वजह से जो आपका लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुआ था वो कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता, ब्रेक हो जाता और एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवा देता और ऐसे हमें मसल क्रैम्प से रिलीफ मिल जाता। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।